राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा ये वीडियो इस जीके पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट वीडियो रहने वाला है। आज हम जो है समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आज का हमारा ये सेशन 26 सितंबर की लास्ट शिफ्ट के ऊपर है, जिस पे हम 25 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो मैं आशा करूंगा कि जिस उद्देश्य से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें मतलब कि मैंने महारत हासिल की होगी और मैं आपकी हेल्प करने में सक्षम रहा हूँगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि जिस भी मतलब कि सिंपल तरीके से मैं जीके को आप सबके लिए मज़ेदार बना सकूं और पीवाईक्यू सीरीज़ को हम एक एनालिसिस के तौर पर लें, जिससे हम जो है कई नई चीज़ें सीखें, साथ साथ हमारा रिवीजन भी होता रहे। तो बिना देरी करे आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, आगे पढ़ने से पहले हमारा जो थीम श्लोक है उसको सभी जो है मन में एक बार दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कलेशनाशाय गोविंदाय। और इसी श्लोक के साथ जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ अदर इंडियन एस्टैब्लिश द नेटल कांग्रेस। तो नेटल कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी ने कहाँ पे शुरू की थी? टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, इंग्लैंड में या फ्रांस में। तो आपको पता है कि इंडिया आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे ये आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने नेटल कांग्रेस की स्थापना करी थी साउथ अफ्रीका में इन द ईयर 1894। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में और क्या क्या किया ये भी आपको चीजें याद रखनी है, जैसे कि इन्होंने फीनिक्स फार्म खोले थे, है ना। और लगभग ये 10 साल तक, 1904 से 1914 तक ये वहां पे रहे। तो मतलब कि फीनिक्स फार्म वहां पे ओपन रहे। उसके बाद इन्होंने एक पत्रिका निकाली, इंडियन ओपिनियन करके। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इन्होंने मतलब कि बहुत ही बेहतर कंडीशन कर दी थी वहां से निकलते टाइम, ठीक है। मतलब जैसी हालत थी साउथ अफ्रीका की, उससे मतलब इनके जो आप आंदोलन कह लीजिए या फिर इनके सहयोग कह लीजिए, उससे जो है उनकी कंडीशंस काफ़ी बेहतर हो गई थी। और याद रखिए, जो साउथ अफ्रीका में जो बोर वॉर्स हुए थे, उसी में महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे बाद में जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसमें इन्होंने वापस कर दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, अगर आपको याद हो तो केसरी हिंद की उपाधि इनको बोर वॉर्स में साउथ अफ्रीका में मिली थी। उसके बाद इंडिया ये कब आए? तो आपको डेट याद रखनी है कि 9 जनवरी 1915। इस दिन महात्मा गांधी जो है वो इंडिया आए थे, बैक टू इंडिया। और इसीलिए जो है 9 जनवरी को हम किस दिवस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना आपको, ये हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासीय भारतीय दिवस। क्या? प्रवासीय भारतीय दिवस। और जब ये भारत आए तो इनके एक पॉलिटिकल गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जीके गोखले। तो इन्होंने बोला कि गांधी जी से ये बोला कि आप कोई भी ठोस कदम लेने से पहले एक बार जो है इंडिया का भ्रमण कर लीजिए, जिससे आपको जो है मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में दिक्कतें क्या है, ठीक है। जीके गोखले बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए कि इनको जो है ना डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया है। डायमंड ऑफ इंडिया बोला था कि ये हीरा हैं भारत के। किसने बोला था? तो ये नाम याद रखना है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक और ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की थी, सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वो भी इन्होंने फॉर्म की थी इन द ईयर 1905, इंडियन सोसाइटी इन द ईयर 1905, ठीक है। तो गांधी जी क्या है 2 साल भ्रमण करते हैं भारत का। उसके बाद जो है गांधी जी जो अपना पहला आंदोलन करते हैं, जहां पे उनको बुलाया गया था, कहाँ? बिहार में इनको बुलाया गया था 1917 में। किसने बुलाया था? आपको याद रखना है, इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण करके जगह है बिहार में, वहां पे इनको बुलाया था, मदद की गुहार लगाई थी, एक तरह से ये कह सकते हो आप। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। तो वहां दिक्कत क्या थी? वहां गांधी जी को आंदोलन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां
तिनकटिया सिस्टम चल रहा था। क्या तिनकटिया सिस्टम क्या है कि मतलब कि ब्रिटिशर्स ने बोल रखा था कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है उसमें से 3/20 भाग जो है उसमें आप इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे। क्या होगा आपको पता है, इंडिगो उस समय जो है बहुत ही एक्सपेंसिव था, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड में भी था। तो इसकी वजह से जो है, और उसके बाद उनको टैक्स भी देना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से लोग परेशान थे। तो इसी के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को बुलाया था और चंपारण में आंदोलन किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। फिर 1918 में गांधी जी गुजरात गए और वहाँ पर 2 आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया, मतलब लीड किया। एक था अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक, जहाँ पे इनको बुलाया था। जो मिल की ओनर की बेटी थी उसका नाम था अनुसुईया साराभाई, लिख देता हूँ यहाँ पे, अनुसुईया। इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था समझने के लिए कि क्या कंडीशन है, वर्कर किस तरह मतलब कि जो है परेशान है और उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो एक्चुअली में क्या है, ये जो मिल स्ट्राइक थी ये प्लेग बोनस के ऊपर थी। तो आपको पता है प्लेग आ रखा था और मतलब कि जो वर्कर्स थे वो बोनस मांग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो मिल थी वो बोनस हटा रही थी। तो इसी की वजह से जो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद आपको पता है गांधी जी वहाँ पे गए और जो डिमांड थी उसको बीच में रखा, मतलब 35% कुछ बोनस की बात की और वो माना गया था, ऐसा कुछ था। 1918 में आगे चल के जो है गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया, जिसको हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और यहीं पे जो है पहली बार गांधी जी की मुलाकात सरदार पटेल से हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको याद नहीं है। और खेड़ा सत्याग्रह क्या था एक्चुअली में, मतलब ब्रिटिशर्स ने उस समय बोला था कि अगर किसानों का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो टैक्स माफ कर देंगे। पर उस साल जो है आपको पता है भूखा वगैरह हुआ था, तो मतलब कि कंडीशन सही नहीं थी। पर उस साल जो है ब्रिटिशर्स टैक्स माफ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ये खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू गांधी जी। ठीक है, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, है ना। चलते हैं आगे। इन February 2023, BVR Subramaniam was appointed as Dash Chief Vigilance Commissioner, CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, CEO ऑफ नीति आयोग या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन। तो BVR सुब्रमण्यम कौन है, वो आपके हैं नीति आयोग के CEO। ठीक है, अब देखो नीति आयोग आपको पता है कि जब मोदी जी सत्ता में आए तो जो प्लानिंग कमीशन चला रहा था उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस करके नीति आयोग लेके आए, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये चीज। अब मेन चीज क्या है, नीति आयोग को फुल फॉर्म क्या है और कब आया था, है ना, और पहले CEO कौन थे, ये सब आपको बताना चाहिए। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कब आया था ये आया था 1 जनवरी 2015 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पहले CEO कौन थे, फर्स्ट, अभी कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट याद रखना है सिंधु श्री खुल्लर थे, सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चेयरमैन तो आपको पता है मोदी जी है, चेयरमैन कौन है, मोदी जी। और वाइस चेयरमैन कौन है, वो है सुमन बेरी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू नीति आयोग। चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं। चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है। वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, सुमन है इस समय। CEO जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ठीक है, और 7 पिलर होते हैं नीति आयोग के, आपको याद रखने हैं। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन ऑफ ऑल, एम्पावरिंग, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, तो एक लाइफ है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये लिया गया है। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम जो NDAP है वो भी है, और मैथनल इकोनॉमी प्रोग्राम वो भी इसके अंदर आता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो भी इसी के अंदर आता है। अटल इनोवेशन मिशन जिसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, वो हम देख चुके हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसको हम पोषण अभियान बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। डिजिटल इंडिया भी इसी के अंदर आता है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी हैं, ये भी इसी के इनिशिएटिव हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं
कि फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि स्टेट को सपोर्ट करना है थ्रू स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव और विलेज लेवल प्लानिंग। मतलब अब हमें जो है ऊपर ऊपर नहीं है, पर हमको जो है स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विलेज को टारगेट करना है और वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट दिखानी है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी डिज़ाइन, मतलब कि हमें जो है, जैसे आपको पता है एक पर्सपेक्टिव प्लान आए थे, है ना, जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, हमें एक पर्सपेक्टिव प्लान भी उस समय सोचा गया था। इसका मतलब क्या था कि हम अगले 20 साल का जो है वो प्लानिंग करके चलेंगे, 20 ईयर्स का। तो उसी तरह से जो है हमें स्ट्रैटेजिकली जो है पॉलिसीज ऐसी बनानी है जिसको जो है आगे चल के हम उसको मॉनिटर कर सके, उसको देख सके, उसका इम्पैक्ट देख सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इम्पैक्ट करे। ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और ये एक चीज़ और याद रखनी है कि नीति आयोग जो है वो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक तरह से ये कह लो आप, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है, कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। विच टाइप ऑफ वेल मैनेज्ड इंडस्ट्रीज वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही थी, कौन सी इंडस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड उसने भारत में रख लिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स, स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील एंड कॉटन, या फिर सीमेंट एंड शुगर। तो आपको पता है स्टील प्लांट बनाए गए थे और सेटअप किया गया था, और कॉटन फैक्ट्री जो है वो आपको याद होगा 1854 में बॉम्बे वीविंग एंड स्पिनिंग मिल बनी थी, है ना, जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। और स्टील आपको पता है टाटा स्टील, टिस्को वगैरह जो है ये सब भी उस टाइम पे बने थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यक्षगान जो है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले बहुत लेक्चरों से हम जो है इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, ये किस राज्य का फोक डांस है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। तो ये है आपका कर्नाटका का, ठीक है। कर्नाटका के और कौन कौन से हैं, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, जैसे कि भूत आराधने, भूत आराधने, नागमंडल या नागमंडली, ठीक है, कमसाले, वीरगासे, और डोलू कुनीता हो गया आपका, और सुग्गी हो गया, हुत्तारी हो गया, बहुत सारे हैं, तो आप ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, देख लेते हैं यहीं पे, है ना। धीरे धीरे हम जो है सब, आपको पता है हम किस तरह से करते हैं, हम धीरे धीरे जो सारे जो ऑप्शंस हैं उनके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन हो जाएंगे, एक तो लोकरंग हो गया, खजुराहो हो गया, खजुराहो डांस, भगोरी हाट हो गया, और गंगोर फेस्टिवल यहाँ का, गंगोर जो डांस है वो भी यहीं का है, और गंगोर जो है राजस्थान का भी है, आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं, माता पार्वती के ऊपर परफॉर्म किया जाता है उनके लिए। रसनावा, गढ़िया, तानसेन म्यूजिक, और एक और आपको याद होना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू हिस्ट्री, इट इज चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल, जो बुद्धिज्म का बहुत अच्छा चैत्यागिरी फेमस फेस्टिवल है, विहार फेस्टिवल। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के 2 चेले थे, चेला बोलना सही रहेगा, हाँ, चेले थे। उनके नाम क्या थे, उनके नाम थे सारिपुत्ता और महामोगलेना, सारिपुत्ता और महामोगलेना, 2 डिसाइपल थे। तो इस दिन क्या होता है, इन दोनों डिसाइपल के जो रेलिक्स होते हैं ना, वो पब्लिक दर्शन के लिए दिखाए जाते हैं। पूरे साल बंद रहते हैं, पर इस फेस्टिवल के दौरान जो है वो दोनों के जो रेलिक्स हैं वो उसको पब्लिक दर्शन के लिए दिखाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल की। कौन सा है, बुद्धिज्म त्यौहार है, ठीक है। आगे आते हैं। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बच गए, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं पहले। उड़ीसा के कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कलिंग महोत्सव, ठीक है, कोणार्क फेस्टिवल हो गया आपका,
और कोणार्क आपको पता है ना कब से कब तक, 1 से 5 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। और राज प्रभा हो गया, राज पर्व हो गया है, ठीक है, रथ यात्रा हो गया, मयूरभंज छऊ हो गया, मयूरभंज छऊ, और नुआखाई है ना, बाली यात्रा, बाली यात्रा, और एक और याद कर लो नवकालेश्वर। तो नवकालेश्वर के बारे में आपको पता ही है, ये जो है पूरी जगन्नाथ है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और नवकालेश्वर का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है नया शरीर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, ठीक है। आगे आते हैं, कौन बच गया, अब बच गया आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के याद कर लीजिए, पहला बैशाख, ठीक है, और जमाई षष्ठी, जमाई षष्ठी, बॉल हो गया यहीं का, गंगा सागर हो गया यहीं का, गंगा सागर, दुर्गा पूजा तो आपको पता ही होगा, और एक और याद कर लो पौष मेला, ठीक है। तो ये हैं आपके वेस्ट बंगाल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन। तो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो डिक्लाइन क्यों कर जाती है, उसका प्राइमरी कॉज क्या है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, या डिक्लाइन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब बताओ कोई चीज डिक्लाइन करेगी क्यों, क्यों करेगी, क्योंकि उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा होगा। पहली बात, पर कैपिटा इनकम होती क्या है, तो आप याद रखेंगे पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पर कैपिटा इनकम ये होती है आपकी टोटल इनकम एक कंट्री की अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो है पर कैपिटा इनकम जो है डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर सेकंड, इंक्रीज इन पॉपुलर ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और आगे एक क्लॉज भी याद कर लीजिए, दैट इज फास्टर देन जीडीपी। अगर जीडीपी से ज्यादा तेज भागेगी पॉपुलेशन तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो फिर मतलब अगर जीडीपी से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ भागेगी, इसका मतलब ये है कि जो इनकम है ना, वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक तरह से आप ये समझ लो। इसलिए जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलेगा सबको। और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं पर कैपिटा इनकम को, उसकी बात कर लेते हैं। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर इन्फ्लुएंसिंग पर कैपिटा इनकम, तो कौन कौन से होते हैं। एक आपका कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड आप याद कर लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उतने ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बढ़ते जा रहे हैं हर साल, तो ज़्यादा लोग कम कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। आगे आते हैं, विच टेलीविजन चैनल प्रेजेंट दी IMM/IES अवार्ड्स एवरी ईयर। तो ये जो IMES है, ये अवार्ड जो है कौन सा टेलीविजन चैनल देता है, विथ एन एम टू रिवॉर्ड द बेस्ट टैलेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्रीज। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये ही मतलब ये पहला अवार्ड था जिसमें जो है मतलब कि ये टैलेंट को पहचाना जाता था, उसको अवार्ड दिया जाता था। इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो ये जो स्टार्ट हुए थे ये आपको लगभग 2003 के स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। पहले म्यूजिक अवार्ड है और इसको दिया जाता है MTV चैनल द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो पहले भारत में ओलंपिक गेम्स जो हैं वो किस सिटी के द्वारा जो है उनको होस्ट किया गया था, लाहौर, मद्रास, बॉम्बे या इलाहाबाद। तो द करेक्ट आंसर इज लाहौर में ये होस्ट हुए थे पहली बार। अगर हम नॉर्मल
जो इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स गेम है, इंडिया की बात ना करते हुए उसकी बात करें तो आपको पता है उसके जो फाउंडर है किसको माना जाता था, वो माना जाता है पीरे दी कुबर्टिन, पीरे दी क्यूबर्टिन को। और जो आप छल्ले देखते हैं उसमें रिंग्स देखते हैं आप ओलंपिक्स में, वो भी इन्होंने ही इन्वेंट किए थे। और इन्होंने एक और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का भी गठन किया था विद द हेल्प ऑफ डिमित्री विकिलास, जो कि पहले प्रेसिडेंट बने थे आईओसी के। ठीक है, कब? इन द ईयर 1894। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम चीज एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी आपको पता होना चाहिए, और कब बनी थी? ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसका गठन हुआ था आईओए का, ये हुआ था 1927 में, बनाया था। इसके फाउंडर माने जाते हैं दोराबजी टाटा एंड एजी नॉरहम, ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ओलंपिक वगैरह कब हुए थे, तो मैं आपको बता एक बार पूछ लेता हूँ। फर्स्ट बता दीजिएगा, फर्स्ट समर गेम्स, समर ओलंपिक्स कब हुए? फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुए? फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स कब हुए? समर यूथ। फर्स्ट विंटर यूथ बता दीजिए। और फर्स्ट समर पैरा ओलंपिक्स बता दीजिए, पैरा ओलंपिक्स या पैरालंपिक। ठीक है, और सेम विंटर पैरालंपिक बता दीजिए, ये कब हुए थे पहली बार? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पहला समर ओलंपिक्स तो आपको याद होगा, इट वॉज हेल्ड इन 1896 इन ग्रीस, एथेंस। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे? तो 1924 में चैमेनिक्स, फ्रांस में। ठीक है, अगर हम बात करें समर यूथ ओलंपिक्स की, तो ये हुए थे पहली बार 2010 में सिंगापुर में। वहीं विंटर ओलंपिक्स जो है 2 साल बाद 2012 में हुए पहली बार। कहां पे हुए थे? इंसब्रक, ऑस्ट्रिया में हुए थे, इंसब्रक, ऑस्ट्रिया। ठीक है, समर पैरालंपिक्स जो है वो 1960 में रोम इटली में हुए थे। और वहीं अगर मैं बात करूं विंटर पैरालंपिक की, तो ये 1976 में 16 साल बाद स्वीडन में हुए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू ओलंपिक्स। और भारत आज तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, जिसमें से 8 जो है हॉकी टीम ने भारत की दिलाए हैं। और आपको पता है कि इंडिया की हॉकी टीम जो है वो विश्व की सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती है रिलेटेड टू ओलंपिक्स। और 2 जो है भारत को किसने दिलाए थे? एक अभिनव बिंद्रा ने और एक ये नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू ओलंपिक्स, सारी चीज़ें आपको रिकॉल होनी चाहिए। आगे आते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, जिसको हम वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। आफ्टर प्रभाकर वर्धन strengthened its position in the regions of Punjab and Haryana after defeating which of the following dynasties। तो आपको पता है पुष्यभूति डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक आई थी इंडिया में? तो आपको याद होना चाहिए 550 एडी से लगभग 647 एडी तक। ठीक है, और आपको पता है गुप्ता जी के बाद आए थे, गुप्ता डायनेस्टी के बाद आए थे, जिसको पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं, है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए, पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं। इसके फाउंडर किसको माने जाते हैं? तो फाउंडर आपको पता होना चाहिए पुष्यभूति माने जाते थे इसके फाउंडर, इस डायनेस्टी के, पुष्यभूति। और इनके उस टाइम पे जो कैपिटल थी पुष्यभूति डायनेस्टी की, वो थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आपको पता है प्रभाकर वर्धन आते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं, है ना? राज्यवर्धन वगैरह सब कुछ है, आप कहानी जानते हैं पूरी। और जो उनके छोटे बेटे होते हैं हर्षवर्धन, वो उसके बाद जो है इसके प्रोमिनेंट रूलर बनते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के, है ना? तो उनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं। बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की।
ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है उन्होंने किस डायनेस्टी को हराया था, मतलब किसको हराया था जिससे जो है उनका जो है दबदबा थोड़ा पक्का हो गया? तो मौखरी, हुन्स, चालुक्यास या मैत्रक्स। तो आपको पता है चालुक्य से तो हार गए थे, पुलकेशिन सेकंड ने इनको हरा दिया था और फिर दक्षिणी पतेश्वर का टाइटल ले लिया था, है ना। और मैत्रक से तो इन्होंने अपनी बहन की शादी वगैरह करवा दी थी, ये तो आपको पता ही है। तो इन्होंने जो है हुन्स को डिफीट किया था, जिससे जो है ये पंजाब हरियाणा के इलाकों में इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर दिया था। ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पे जो है कैपिटल जो थी पुष्यभूति डायनेस्टी की वो थी कन्नौज, और इनको एक टाइटल मिला था। वो टाइटल आपको याद रखना है, वो इतना बड़ा नाम है कि आपको याद हो जाना चाहिए। उसको हम बोलते हैं सकलोट, सकलोट पथेश्वर, सकलोट सकल सकलोट पथेश्वरा, ये इनका टाइटल था। अब मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा ये तो नहीं पता, लेकिन ये इनका टाइटल जिनको मिला था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इनका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आज से कितने साल पुराना है, तो आपको याद रखना 1400 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं हम, जब हम हर्षवर्धन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। इनके टाइम पे जो है सेकंड चाइनीज ट्रेवलर आए थे और उनका नाम आपको पता होना चाहिए। कौन थे वो? तो वो थे आपके ह्यून सांग, जिनको जूंग जांग भी बोलते हैं, जुआन जांग भी बोलते हैं और ह्यून सांग भी बोलते हैं। ये सेकंड चाइनीज थे जिनके टाइम में आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। ठीक, ये इनकी बुक का नाम है। और जो जुंगजांग है इन्हीं को जो है नागार्जुन ने, आपको नागार्जुन याद होंगे, वो जो उनके बीच में तो वो हुआ था, कन्वर्सेशन हुई थी, तो वही नागार्जुन, उन्होंने ह्यूनजांग को वन ऑफ द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड बोला था, वन ऑफ द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। किसको बोला था? ह्यूनजांग को बोला था। किसने बोला था? नागार्जुन ने बोला था। ठीक है। और बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की थोड़ी सी बुक्स की बात कर लेते हैं जो इन्होंने लिखी हैं। तो कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? इन्होंने लिखी है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसने लिखी है? तो याद रखना, वो इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट इनके कोर्ट पोएट थे। इन्होंने लिखी है हर्षचरित्र, और एक और बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी। ठीक है। और आपको पता है इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है ध्रुव सेन सेकंड से कर दी थी, जो कि मैत्रक रूलर थे। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। और हम क्या देखेंगे, और ये है एक चीज और याद रखो कि इनकी जो टेरिटरी थी वो दो टाइप में डिवाइडेड थी। ठीक है। कौन कौन सी? एक तो जिसपे इनका डायरेक्टली कंट्रोल था, और एक जो इनके जो फ्यूडेटरीज थे ना वो उनमें। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनकी जो टेरिटरी है वो दो भागों में विभाजित थी। ये आपको मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट एंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज और अपेंडेजेस दैट देन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फ्रॉम वार्म क्लाइमेट। तो ये किसकी थ्योरी है कि जो कोल्ड क्लाइमेट, जो कोल्ड इलाकों में रहते हैं जानवर, उनके छोटे अपेंडेजेस होते हैं रिलेटेड टू जो गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं। हार्पर रूल है, रिच रूल है, एलन रूल है या मॉलर रूल है? तो ये आपका एलन रूल है, ये एलन का लॉ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ये आपका एलन लॉ है, देख लेते एक बार। तो एलन रूल जो है ये जॉल एलन जो बंदा था वो लेके आया था इन द ईयर 1877। ये बोलता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स में जो जानवर रहते हैं उनके शॉर्टर लिम्स होते हैं, जिससे वो हीट लॉस को मिनिमाइज करते हैं। वार्मर क्लाइमेट में लॉन्गर लिम्स होते हैं जो कि हीट डिसिपेशन में एड करते हैं, हेल्प करते हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इसने बोला क्योंकि सरफेस एरिया वेरीज विद अपेंडेजेस लेंथ अफेक्टिंग टेम्परेचर रेगुलेशन। ये उसने रीजन बताया। एग्जाम्पल के तौर पे हॉट क्लाइमेट में जैसे आप जैक रैबिट को देखते हैं, उसके लंबे कान होते हैं, लेग्स लंबे होते हैं, और फेस जो है वो भी लंबा होता है फॉर कूलिंग। और कोल्ड क्लाइमेट में वहीं आप देखेंगे, कोल्ड क्लाइमेट में जो है
देखने को मिलता है। आर्कटिक हेयर, आर्कटिक खरगोश जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसके छोटे कान होते हैं, छोटे टांगे होती हैं और छोटा मुंह होता है, जिससे वो हीट रिटेंशन में उसकी सहायता हो पाती है। तो ये है आपका एलन रूल, जिसको आपको याद रखना है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी to conduct examination for appointment of to the services of union and the services of state respectively under article। तो यूपीएससी जो है किस आर्टिकल में आता है? 320, 324, 328, 332। तो 332 में तो आपको पता है क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। 328 में क्या है? तो 328 में जो है पावर ऑफ लेजिस्लेचर दे रखी है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू ऑफ स्टेट, है ना, टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। ठीक है। और 324 में क्या है? तो 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रखा है, उसकी जो वर्किंग है ना, सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का, वो 324 में दे रखा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 320, जिसमें यूपीएससी की बात की गई है। और क्या बात की गई है? 320 में आपको देखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा आगे डिस्कस में आपको कर लेता हूँ। ठीक है। तो आर्टिकल्स आपको याद रखने कौन कौन से? 312, 315, 317 जो इंपॉर्टेंट है, 320 और 322। ठीक है। याद रखना है कि जो यूपीएससी है, पहली बात थोड़ा सा मैं यूपीएससी के बारे में बता देता हूं। जो यूपीएससी है उसकी जो मेंबर की टेन्योर है वो आपका 65 एज है या फिर 6 साल है। ठीक है। इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, ये समझ लेना कि एक बार जो बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। और ये अपनी रिपोर्ट जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को देता है, ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 323 में कि यूपीएससी जो है सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये चीज़ अब बात कर लेते हैं ये आर्टिकल की। 312 में आपको ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलेंगी कि इन सभी का जिक्र है। ठीक है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 315 में है, पीएससी। 317 में जो है रिमूवल दे रखा है पीएससी मेंबर का, रिमूवल और सस्पेंशन दोनों लिख लो आप, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ पीएससी मेंबर। ठीक है। और 320 में बोल रखा है कि गवर्नमेंट जो है वो एडवाइस ले सकती है यूपीएससी से, एडवाइस। ठीक है, ऐसे याद कर लो। और 322 में जो है एक्सपेंस दे रखा है, किसका? यूपीएससी का। तो ये चीज आपको, ये आर्टिकल जो है आपको याद होनी चाहिए रिलेटेड टू यूपीएससी एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, जिनके बारे में आगे चलकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following states suffer from लू? कर्नाटका, केरला, असम या राजस्थान? तो आपको पता होना चाहिए कि लू जो है वो हमारी लोकल विंड है, इंडिया की लोकल हॉट विंड है, अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो। ठीक है। और ये कहाँ पर ब्लो करती है? तो ये आपकी ब्लो करती है राजस्थान वाले इलाके में या फिर यूपी वाले इलाके में। ठीक है। ऐसे ही और भी हॉट विंड्स हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि आप लोकल विंड के हॉट विंड के नाम याद कीजिए। फॉन हो गया आपका, है ना, सिरोको हो गया, ठीक है, खमसिन हो गया, है ना, डॉक्टर हरमटन हो गया, और केप डॉक्टर और ब्रिक फील्डर। ये सब क्या है? ये सब आपकी हॉट विंड्स हैं, ब्रिक फील्डर और चिनूक। और क्या आपको पता है कि चिनूक को जो है स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है?
स्नो ईटर। कहाँ कहाँ फ्लो करती है सारी विंड? तो फोन आपकी देखने को मिलती हैं ये एल्प्स वाले इलाके में, एल्प्स माउंटेन वाले इलाके में। सिरोको जो है वो आपके मेडिटेरियन जो इलाका है, मेडिटेरेनियन, ठीक है। खमसिन जो है वो आपकी इजिप्ट में ब्लो करती है। डॉक्टर हर्मटन अफ्रीका की वेस्टर्न पार्ट में या फिर वेस्टर्न अफ्रीका बोल लो आप, वहाँ पे ब्लो करती है। केप डॉक्टर जो है वो अफ्रीका में, ब्रिक फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, और जो चिनूक है वो आपकी यूएस से कनाडा साइड जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी लोकल जो है वो कोल्ड विंड्स भी हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं एक बार, है ना, तो दोनों रिवाइज हो जाएंगे। तो कोल्ड विंड में आप कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे कि ब्लिजर्ड हो गया, है ना। कोल्ड विंड लिख लेते हैं एक बार। कोल्ड विंड आपकी हो जाएंगी ब्लिजर्ड, बोराविसे, और मिस्त्रल हो गया आपका, पैम्पेरो हो गया, सुराजो हो गया, मिस्त्रल, पैम्पेरो और सुराजो। तो पैम्पेरो और सुराजो तो आपकी साउथ अमेरिका में ब्लो करती हैं दोनों की दोनों, और बोरा और मिस्त्रल जो है ये आपकी यूरोप में ब्लो करती हैं। वहीं ब्लिजर्ड जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में ब्लो करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है रिलेटेड टू कोल्ड विंड एज वेल एज हॉट विंड, ठीक है। चलते हैं आगे। पंडित राम नारायण, जिनकी मैंने फोटो लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पंडित राम नारायण। इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये क्या बजाते हैं? सरोद, रुद्रवीणा, सारंगी या मोहन वीणा? तो इनका हाथ में आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपकी सारंगी, ठीक है। और पंडित राम नारायण जो है इसके बहुत ही मतलब फेमस कंपोनेंट है, इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि इनको जो है पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, है ना, और पद्म विभूषण कब मिला, और भी इनको अवार्ड मिला जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये कब मिला है, ठीक है। और कालिदास सम्मान भी इनको मिला है, वो कब मिला है वो भी आप देख लीजिए। तो ये याद रखना है। तो इनको पद्मश्री मिला था 1976 में, भूषण मिला है इनको 1991 में, विभूषण इनको मिला है 2015 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1975 में, पद्मश्री से एक साल पहले, और कालिदास सम्मान जो है ये 1991 या 92 की आप बात कह लो, उस टाइम पे इनको मिला है, ठीक है। सारंगी के और भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि आपको नाम याद रहना चाहिए, जैसे कि उस्ताद सबरी खान हो गए, ठीक है, और बुंदू खान हो गए, शाकुर खान आपके जो हैं वो भी सारंगी से एसोसिएटेड है, उस्ताद लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद लातिफ खान और उस्ताद सुल्तान खान। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए रिलेटेड टू संतूर। ये सारे जो है संतूर से क्या बोलते हैं, संतूर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सरोद हम देख चुके हैं, रुद्रवीणा की एक बार बात कर लेते हैं। रुद्रवीणा हमने तो अभी तक देखा नहीं है, तो रुद्रवीणा की अगर मैं बात करूं तो इसके कंपोनेंट याद कीजिए, जैसे कि सादिक अली खान, सादिक अली खान, असद अली, सादिक अली और असद अली खान, और एक जो फेमस है वो है जिया मोहिद्दीन डागर, जिया मोहिद्दीन डागर, ठीक है। और आपको पता है हिस्ट्री में जो तानसेन थे, मियाँ तानसेन, जिनको मियाँ का टाइटल जो है अकबर ने दिया था, वो भी हमारे रुद्रवीणा ही बजाते थे, जिन्होंने ध्रुपद भी कंपोज किए हैं। और क्या पता होना चाहिए, मियाँ तानसेन के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका असली नाम था वो था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, और ये ग्वालियर या फिर रीवा घराने से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ग्वालियर के राजा उस समय पे हुआ करते थे राजा रामचंद्र, ये उनके दरबार में थे। फिर तानसे क्या बोलते हैं, अकबर ने इनको बुलाया तो वहाँ चले गए, और मियाँ का टाइटल भी जो है वो अकबर ने ही दिया था,
इनके नवरत्न के ये पार्ट बन गए थे। इन्होंने भगवान के लिए ध्रुपद्स कंपोज किए थे, ठीक है। और इनके गुरु हैं, उनका नाम याद रखना है आपको, गुरु हरिदास, ठीक है। साथ साथ इनकी कुछ बुक्स की भी नाम याद कर लो। इन्होंने 2 बुक्स आपकी इनकी फेमस है जो इन्होंने खुद कंपोज की थी। नाम है उनका, एक का नाम है संगीत सार, संगीत सार, और एक का नाम है श्री गणेश स्तोत्र, श्री गणेश स्तोत्र। ठीक है, ये 2 बुक्स आपको याद रखनी है। अगर पूछ लेता है किसने लिखी है तो ये हमारे तानसेन नवरत्न भाई ने लिखी है, ठीक है। आगे आते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जिसको हम त्रिपत्तीय युद्ध बोलते हैं, जो हुआ था पाल, प्रतिहार और किसके बीच में, ये आपसे पूछा है, पाल प्रतिहार, इसको हम बोलते हैं कन्नौज स्ट्रगल या फिर कन्नक भुज स्ट्रगल, क्योंकि ये कन्नौज को लेकर लड़ाई थी, है ना। तो ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी पाल प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कन्नौज है, ये गुर्जर प्रतिहार है, इन्होंने ये यहाँ से लड़ रहे थे, राष्ट्रकूट यहाँ से लड़ रहे थे, और यहीं पे थे, यहाँ पे पाल डायनेस्टी वाले वो भी लड़ रहे थे, तीनों कन्नौज को कैपिटल बनाने के पीछे लड़ रहे थे आपस में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन थे, तो गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर आपके माने जाते हैं नागभट्ट दी फर्स्ट, और इनकी कैपिटल थी उज्जैन, ये आपको बताना चाहिए। राष्ट्रकूट की जो है उनकी कैपिटल थी मानखेत, और उनके फाउंडर माने जाते हैं दंतीदुर्ग, जिन्होंने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था, जिसको इंग्लिश में गोल्डन वूम के नाम से बोला जाता है। पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था, ये 790 AD में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस टाइम की बात किया है तब ये युद्ध हुआ था। सिमिलर एक और बैटल है जो कि बहुत फेमस है हिस्ट्री में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका रिलेशन जो है विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम के बीच है। वो बैटल का नाम आपको मैं बताता हूँ, बताना है कि कब हुआ था। तो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको हम राक्षसी टांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ राक्षसी टांगड़ी। ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो ये याद रखना, ये हुआ था एक विजयनगर अंपायर के जो एक रूलर थे, मतलब लास्ट रूलर माना जाता है, या फिर लास्ट रूलर के उनके PM थे ये, उनका नाम था अली रामा राय। तो इनकी आदत थी उंगली करने की। जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा किंगडम थे, जो बहमानी किंगडम थे, उसके मतलब कि इंटरनल अफेयर में ये उंगली कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई थम जाओ, नहीं माने लोग, किसी लोगों की आदत होती है ना जो नहीं मानते हैं। तो इन्होंने बोला चलो, फिर ये तीनों जो है इन्होंने अपनी टीम बना ली और आक्रमण कर दिया इनके ऊपर। उसमें जो है इनकी जीत होती है और इनकी हार होती है। और ये बैटल कब हुई थी, ये हुई थी 1565 में, ठीक है। उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर जो है वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक लास्ट में एक डायनेस्टी बचती है, पर वो थोड़े से पोर्शन पे जो है रूल करती है, अरायविदु, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे, या फिर लास्ट वो कौन थे, जनरल वगैरह कौन थे, तो वो अली रामा राय थे, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये 2 बैटल्स, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या फिर कन्नौज स्ट्रगल या फिर बैटल ऑफ टालीकोटा, ये दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। आगे आते हैं। गुरु घासीदास लेड which of the following movements to improve the social condition of leather workers in British India। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने जो है हालत खराब कर रखी थी, तो ऐसे ही एक लेदर वर्कर्स की कम्युनिटी थी, जो लेदर वर्कर्स होते थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उसको इम्प्रूव करने के लिए गुरु घासीदास जी ने जो है एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम पूछा गया है। अरावीपुरम मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, निरंकारी मूवमेंट या सतनामी मूवमेंट। तो आपको याद रखना है, ये था सतनामी मूवमेंट, जो कब चलाया था गुरु घासीदास ने, ये चलाया था 1820s के टाइम पे, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, 1820s के टाइम पे ये चलाया गया था। वहीं हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो आपको पता है ये 1873 में डिप्रेस क्लासेस के लिए लेके आए थे, कौन, हमारे ज्योतिराव फुले,
कौन लेके आए थे? ज्योतिराव फुले। ठीक है, जो कि खुद एक गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इनकी दो रचनाएं हैं, एक को हम बोलते हैं गुलामगिरी, एक का नाम गुलामगिरी है और दूसरे का नाम है सार्वजनिक सत्यधर्म। और इनकी जो वाइफ थी, सार्वजनिक सत्यधर्म, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम है सावित्री बाई फुले, जिसको भारत का पहला फीमेल टीचर माना जाता है, जिन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत से मतलब स्कूल वगैरह खोले और बहुत एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं निरंकारी और क्या था, अरविपुरम, अरविपुरम था ना, अरविपुरम मूवमेंट की। हाँ ठीक है, अगर अरविपुरम मूवमेंट अभी आपको नाम नया नया लग रहा होगा, लेकिन आपने इसको किसी और नाम से जाना होगा, मैं बताऊंगा क्या है। पहले बात कर लेते हैं निरंकारी मूवमेंट की। तो निरंकारी मूवमेंट जो है वो किस लिए लाया गया था? तो वो लेके पहली बात तो कब लेके आए थे और कौन लेके आए थे? तो पहली बात ये लेके आए थे 1857 में बाबा दयाल दास, बाबा दयाल दास। क्यों लेके आए थे? एक्चुअली में ये रिवाइवल मूवमेंट था, जैसे कि आपने आर्य समाज का वो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती लेके आए थे ना, शुद्धि मूवमेंट, तो वैसे ही ये एक क्या बोलते हैं, रिस्टोर मूवमेंट था, जिसमें जो है ओरिजिनल प्रैक्टिसेस ऑफ सिखिज्म को रिस्टोर करने की बात की गई थी, टू रिस्टोर ओरिजिनल प्रैक्टिसेस ऑफ सिखिज्म। ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं अरावीपुरम मूवमेंट की, अरावीपुरम मूवमेंट की, तो ये केरला में आया था पहली चीज, 1888 में आया था। इसको लेके आए थे श्री नारायण गुरु, अब आपको नाम याद आया होगा, श्री नारायण गुरु, जिन्होंने जो कौन से मूवमेंट चलाया था, जिसको हम बोलते हैं SNDP मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट, वही है ये अरावीपुरम ही है जो 1903 में जो है आगे चल के SNDP मूवमेंट बन जाता है, ये वही है। ठीक है, जैसे आपको पता है आत्मीय सभा आगे चल के ब्रह्मो समाज बन जाती है, वैसे ही अरावीपुरम मूवमेंट जो है वो SNDP मूवमेंट बन जाता है 1903 में। और ये किसके लिए था? केरला में जो एजावा कम्युनिटी थी, वो उसको बहुत ही पिछड़ा कम्युनिटी माना जाता था। वहाँ पे जो है उन लोगों को टेम्पल में घुसने की सुविधा, मतलब कि आज़ादी नहीं थी, घुसते थे तो बहुत मारते थे। तो उस चीज़ के लिए जो है ये मूवमेंट चलाया गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, रिगार्डिंग वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन अर्थन पॉट या फिर मटका, मटका में पानी ठंडा क्यों रहता है, इसके लिए कौन सा कथन गलत है? वाटर गेट इवापोरेटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट, जो पानी है वो इवापोरेट कर जाता है मटके के ऊपरी परत पे, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। अर्थन पॉट इज पोरस, मटका जो है पोरस होता है, बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे छेद होते हैं, हमको दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। इन्वायरमेंटल वाटर वेपर एंटर द पॉट मटका थ्रू पोर्स, तो बाहर का जो वाटर वेपर है वो मटके के अंदर घुस जाता है पोर्ट्स के थ्रू, तो ये गलत है, घुसता नहीं है, उल्टा होता है, मतलब अंदर का पानी जो है वो बाहर जाता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है। द वाटर ओजेस थ्रू द पोर्स इन एन अर्थन पॉट, ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझो, ये मटका है, ये आपका पोरस बनता है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको दिखते नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, पानी जैसे इसमें भरा गया तो क्या होता है, जो स्मॉल होल्स होते हैं वो अंदर से पानी जो है बाहर निकल आते हैं, मतलब बूंदे बूंदे निकलती हैं हल्की सी। उससे क्या है, इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और गैस बनने लग जाते हैं और इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन आपको पता है, जब भी आपने देखा होगा कि हाथ से पसीना निकलता है तो ठंडी ठंडी महसूस होती है, सेम वही चीज़ है, जब इवापोरेशन होता है तो वो अंदर का पानी जो है वो ठंडा कर देती है, बस यही प्रोसेस है आपको। तो बाहर का पानी नहीं, अंदर का पानी बाहर उसकी परत पे आता है, जिससे इवापोरेशन होती है। तो बाहर का वाटर वेपर जो है वो अंदर नहीं जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मटके से रिगार्डेड। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कैसे काम ये करता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है,
ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड टू टर्म्स, दो टर्म्स हमें दे रखी हैं। इन थ्री केसेस द टू टर्म्स मीन द सेम एज ईच अदर, जो दोनों टर्म्स हैं वो दो एक दूसरे के समान है, इक्वल है, सेम मतलब बता रही है। आपको बताने कौन सी जो है सेम मतलब नहीं बता रही है, नॉट। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी या करंट प्राइसेस दोनों सेम होती हैं, बिल्कुल सही है। बेस पीरियड और रेफरेंस पीरियड जो है वो भी सेम है। चेंजेस इन जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर ये अलग है, बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, वो तो भाई वो क्या होता है आपको पता है, उसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस इंडेक्स है। और वो होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो चेंजेस इन रियल जीडीपी वो तो ये हो जाएगा, लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर हो जाएगा वो बहुत ही अलग हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, और रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब एक्चुअली मैं बता देता हूँ आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो वो जीडीपी जो एडजस्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, मतलब कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से जीडीपी जो है वो एडजस्ट की जा रही है, उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। और उसमें हम एक बेस ईयर लेते हैं, जो अभी तक चल रहा है वो 2011-12 का बेस ईयर चल रहा है, ये जगह को ध्यान रखना है। वहीं क्या है, नॉमिनल जीडीपी में ये एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होता है। मतलब मान लो ये फैक्ट्री है 2005 में बनी थी, और एक फैक्ट्री वही सेम फैक्ट्री है 2025 की। ठीक है, ये 2025 की है। यहाँ पर मान लो जो है 100 लॉलीपॉप बनाई जाती थी। ठीक है, और उस टाइम पे एक लॉलीपॉप की कीमत 2 रुपये थी, तो मतलब कि 200 रुपये का जो है कारोबार चलता था। ठीक है, अब मान लो कि क्या बोलते हैं 40 बनाई जा रही हैं लॉलीपॉप, है ना। लेकिन अब फर्क क्या है, अब हर एक लॉलीपॉप की कीमत जो है वो 5 रुपया होगी। तो अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 200 का ही है, अभी भी 200 का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये है आपकी नॉमिनल जीडीपी, जिसमें जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो आप समझेंगे कि भाई पहले 100 चीजें बन रही थी, अब 40 चीजें ही बन रही हैं। तो मतलब क्या है, जीडीपी जो है एक्चुअल में उस पर इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। पहले जो चीज़ 2 रुपए की थी अब वो 5 रुपए की है, तो चीज़ें कम हुई हैं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। तो पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो दिख रहा है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 2005 और 2025 में जो है इक्वल है। ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको एडजस्ट नहीं किया है इन्फ्लेशन के आधार पे। तो दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, और जो एडजस्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। अभी ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी वो जीडीपी होती है जो कि एडजस्टेड होती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एडजस्टेड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसी जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। अच्छा, जीडीपी का हम कर रहे हैं, तो ये बताता हूँ मुझे जीडीपी ये क्या बोलते हैं, कैलकुलेट कौन करता है, ये जीडीपी है कि कैलकुलेट कौन करता है। तो ये याद रखना है, जो एनएसओ है जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो किसके अंदर आता है, वो आता है मॉस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आगे आते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड, एम्पियर्स, कूलम या फिर ओम मीटर। तो आप समझ जाएंगे कि एम्पियर किसकी होती है, करंट की होती है ना। कूलम किसकी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। फैरेड किसकी होती है, फैरेड कैपेसिटेंस की होती है। तो बच गया क्या, ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओम मीटर किसकी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है। और थोड़े से हम फिजिक्स में और थोड़े से हम टर्म्स देख लेते हैं जिसकी यूनिट क्या क्या होती है। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, वेबर, ये आपको याद रखना है। एंगल की रेडियन होती है या फिर डिग्री होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है।
रेडियो एक्टिविटी की बेक्यूरेल होती है और ये साइंटिस्ट थी बेक्यूरेल, उनके नाम पे है। रेजिस्टेंस की ओम होती है, करंट की एम्पियर होती है, आपने देखी है अपने। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसकी होती है कैंडेला, ये आपको याद रखनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ और यूनिट्स जो हैं वो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू फिजिक्स, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एंड इवन बने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ 2014, जो नेशनल यूथ पॉलिसी है जो 2014 में आई थी, डिफाइंस यूथ एज पॉपुलेशन। वो यूथ को पॉपुलेशन बताती है बिटवीन द एज ऑफ, कितनी कितनी पॉपुलेशन की कितनी एज को जो है उसने यूथ बता रखा है कि मतलब इतने से इतने के बीच बंदे होंगे उसको हम यूथ कंसिडर करेंगे। 20 से 29 के बीच में, 15 से 25 के बीच में, या 15 से 29 के बीच में, या 10 से 19 के बीच में। तो द करेक्ट आंसर इज 15 से 29 एज के बीच में जो लोग होंगे उनको जो है यूथ कंसिडर करेगी नेशनल यूथ पॉलिसी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, ये आपकी नेशनल यूथ पॉलिसी है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो याद रखना ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इसका ऑब्जेक्टिव था टू इनेबलिंग द इंडियाज यूथ टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, उनकी हेल्प करना। ठीक है, किस चीज़ में, एजुकेशन के फील्ड में स्किल ट्रेनिंग देना और एंटरप्रेन्योर्स के फील्ड में इसको हेल्प करना। ठीक है, और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूशन करना ताकि लोग जो हैं और मतलब कि स्पोर्ट्स में जा सकें। साथ साथ स्ट्रॉन्ग सोशल वैल्यूज एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, बताती है लोगों को, अवेयरनेस क्रिएट करती है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड सोशल इंक्लूसिवनेस बाय क्रिएटिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये इसके कुछ मतलब कि आप कह लीजिए मोटिव हैं या फिर ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको ध्यान देनी है। और गवर्नमेंट जो है इस स्कीम में याद रखना 90,000 करोड़ पर एनम से ज़्यादा जो है वो खर्च करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स ऑन यूथ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कब आई थी, 2014 में आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको रिलेटेड टू नेशनल यूथ पॉलिसी पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, what gave a major impetus to the cotton textile industry in India after independence? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए, फ्लरिश होने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस किस चीज़ ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था? पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, पार्टीशन ने, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन टू इंग्लैंड, स्वदेशी मूवमेंट, या डेवलपमेंट और नेशनल रेलवे नेटवर्क। तो आपको पता होना चाहिए किसने हेल्प की थी, किसने मतलब कि सहयोग दिया था, किसने मतलब ये कॉन्फिडेंस दिया था कि मतलब कि अब टाइम आ गया है भारत का। दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जो ओरिजिनली जो है वो 1905 में लॉन्च हुआ था। आपको पता है 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। बट वो आगे चल के जो है एक हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, जो आगे चल के जो है आगे चीज़ों को बॉयकॉट, मतलब बाहर की चीज़ों को बॉयकॉट करना, खादी कपड़े का इस्तेमाल करना, चरखा मूवमेंट आपको पता है, सब कुछ याद है ना। तो वो सब जो है उसने हेल्प करी थी इंडिया को वर्ल्ड के सामने में अपना पहला स्टेप लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्वदेशी मूवमेंट है जो 1905 से 1911 तक लगभग चला था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उस टाइम पर कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। स्वदेशी का मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंस। तो इसमें हमने क्या किया था, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये चीज आपको जानना चाहिए। नेशनल एजुकेशन, वंदे मातरम और खादी, ये सिंबल बने थे स्वदेशी मूवमेंट के। और बहुत से लीडर्स जिसको हम बोलते हैं बाल पाल लाल, है ना, तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन सब ने जो है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। चरखा मूवमेंट भी वन ऑफ दी मतलब कि कह सकते हो पार्ट था स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है, और आपको पता है कि जो खादी कपड़े थे भारत में जैसे बनाए जाते हैं वो वैसी क्वालिटी जो है वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वो अभी हम समझते नहीं हैं, पर हमें जब समझ में आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है ना। तो ये चीज़ है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस एरिया ऑफ अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर को जो स्कीम है लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, इसका की फोकस एरिया क्या था?
प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट इंडियन हेरिटेज साइट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम। तो यही इसका सही आंसर है। वेटलैंड के ऊपर जो है अमृत धरोहर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी उनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। कब हुई थी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 में हुई थी। ये आपकी जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके तहत जो है एक मिस्टी इनिशिएटिव है वो भी स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और धरोहर जो अमृत धरोहर स्कीम है वो थी टू एनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड एंड एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक एंड इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज। तो ये है आपकी अमृत धरोहर स्कीम, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेटलैंड आपको वेटलैंड और मैनग्रोव जो है दिमाग में रखना है, बस और कुछ नहीं। ओके, आगे आते हैं। शुभांसारी, जियाबरली या धानसारी, पुथिमारी आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या भागीरथी। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि धानसारी, सुबनसारी किसकी हैं ट्रिब्यूटरीज? ब्रह्मपुत्र नदी की हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने और क्या क्या याद किया था, रिवाइज करो कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ हमने याद करी थी 2900। और इंडिया में कितनी है? इंडिया में है 916, 918। ठीक है, और आपको क्या क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड बनता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी आइलैंड यहीं बनता है। आपको नाम बताना है। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड जो है वो मजूली आइलैंड है, ये आपको बताना चाहिए, असम में। और लार्जेस्ट डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर सुंदरबन ट्रीज देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़। और आपको ब्रह्मपुत्र नदी की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको याद करवा चुका हूँ, यहीं लिखवा देता हूँ मैं आपको। अगले में मैं थोड़ा सा आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो बताऊंगा कि किस तरह से शुरू होती है। यहाँ लेफ्ट देख लेते हैं, यहाँ राइट देख लेते हैं। तो लेफ्ट में आपकी आ जाएंगी लोहित और धानसारी, दो याद करनी है। ठीक है, और राइट में आपके आ जाएंगी सुबनसारी, तीस्ता मानस, तीस्ता मानस, कामेंग और दिबांग। ये आपके राइट बैंक ब्रह्मपुत्र की क्या है, नदियां हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन और उसका फ्लो की। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब मान लो यहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ से फ्लो होती है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, और नॉर्थ ईस्ट से ये यूटर्न मारती है साउथ में, और ये ऐसे आके आके ऐसे ये इसको ब्रह्मपुत्र, ये बे ऑफ बंगाल बोल लो आप, ये बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ठीक है, और ये जो ओरिजिन करती है ये कहाँ से करती है? तो ये याद रखना है, ये चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से करती है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? ये लेक मानसरोवर है ना, वो उसके पास है। ठीक है, और पहले तिब्बत में एंट्री मारती है। तिब्बत में ये इसका नाम पड़ता है सांगपो या फिर यारलंग सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत में। फिर अरुणाचल में पहुंचती है, अरुणाचल में इसका नाम पड़ता है सियांग या फिर दिहांग। सियांग, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिहांग इसका नाम है, दिहांग। कहाँ पे? दिहांग, अरुणाचल में। और ये अरुणाचल के ही एक पॉइंट से जो है साउथ टर्न मारती है, नीचे घुसती है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? नामचा बरवा। मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आसाम में घुसती है, तो आसाम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बांग्लादेश में जब घुसती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना, नॉट यमुना, जमुना, बांग्लादेश में। और यहां से आती है आपकी गंगा नदी,
जो मिलती है ब्रह्मपुत्र से और वहाँ उसका पॉइंट पड़ जाता है, उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। पद्मा ये आपकी गंगा है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है और वहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है मेघना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और कोई बचा है? अच्छा हाँ, मजुली आइलैंड जो है वो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, आप असम की बात करें, अगर असम यहाँ पे है तो यहाँ पे कहीं पे आपको मजुली आइलैंड देखने को मिलेगा। मैं आपको ऑलरेडी जो है एक लेक्चर में फोटोज की दिखा चुका हूँ मजुली आइलैंड की। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरेन आइलैंड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सारी चीज़ें हमने एक ही बार में कवर कर ली। आगे आते हैं। Which article of the Indian Constitution mention about the promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe or other weaker sections? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डीपीएसपी में जो है कौन सा आर्टिकल जो है एसटी एससी के एजुकेशन और सोशल इंटरेस्ट की, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, उसको बढ़ावा देने की बात करता है, प्रमोट करने की। तो दैट इज द आर्टिकल नंबर 46। 45 में क्या है? तो 45 में कंपल्सरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है बच्चों के लिए, ठीक है। और किससे जोड़ा था हमने, ये आपको पता होना चाहिए। और 48 में क्या है? 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। और 44 में तो आपको पता ही होगा, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बार हम सारे डीपीएसपी जो है वो लाइन से देख ही लेते हैं तो आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी याद करने में। ये आपके डीपीएसपी हैं, ठीक है। कहाँ से लिए गए? आइलैंड से, ठीक है। 36 से 51। 36 में पहले में डीपीएसपी की डेफिनेशन है, डिफाइन स्टेट करता है, ठीक है। 37 में एप्लीकेशन दे रखी है डीपीएसपी की। 38 में बोला गया है कि जो इट सीक्स टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, मतलब कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करेंगे। 39 में आपको पता है बहुत से क्लॉजेज हैं, है ना, हमने ऑलरेडी देखे थे, ABCDEF क्लॉजेज हैं, हमने याद भी किए थे LDC गोस टू PSC करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 39A में जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। 40 जो है पंचायत की बात करता है। 41 जो है राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 42 जो है वो बात करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जो कि मतलब कि फैक्ट्रीज वगैरह में मिलनी चाहिए, साथ में मैटरनिटी लीव्स की भी बात करता है। 43 आपका लिविंग वेजेस की बात करता है। 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि यूनियन फॉर्म करने की बात करता है कि जो वर्कर्स हैं वो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं अपने भले के लिए। 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है कि जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन और उनकी केयर मिलनी चाहिए, इसलिए जो है आंगनवाड़ी वगैरह खोली जाती हैं। आपको पता है आंगनवाड़ी क्या करती हैं? वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवाती हैं। 46 आपकी बात करता है, जिसके जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। 47 आपकी बात करता है कि हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे को इम्प्रूव करना है, पब्लिक हेल्थ की इंप्रूवमेंट की बात करता है आर्टिकल 47। वहीं आर्टिकल 48 जो है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48A जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ की बात करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 49 जो है वो मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की बात करता है। 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 51 जो है वो आपकी प्रमोशन की बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। तो ये सारे आपके डीपीएसपी हैं फ्रॉम 31 टू 51, 36 टू 51 आइलैंड से लिए गए हैं जिनको, और ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, प्लस इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला गया था BR अम्बेडकर ने। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डीपीएसपी के बारे में ऑलरेडी पता होनी चाहिए, इसको बताने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको मतलब कि मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आपको दिमाग में जो है पिक्चर क्रिएट करनी है और वो फ्लो में आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। विशु फेस्टिवल। विशु फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो विशु आपको पता है न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे जो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? केरला एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला एंड तमिलनाडु में,
ये चीज़ आपको याद रखनी है। और केरला का ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है? वो है पुथांडू। थोड़ा सा हम ना न्यू ईयर के फेस्टिवल के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक बार, कि कौन सी जगह क्या क्या न्यू ईयर फेस्टिवल जो है क्या क्या नाम है उनके, यहाँ पे देख लेते हैं हम। न्यू ईयर कश्मीर में, आप बताइए कश्मीर में किस नाम से जानते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल को? पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्रा में। तमिलनाडु तो देख लिया, वो पुथांडू हो गया। वेस्ट बंगाल में, यूपी में, मणिपुर में, आसाम में और एक और बता दो आप, सिक्किम में। इन जगह पे जो है न्यू ईयर फेस्टिवल किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं पारसी कम्युनिटी नवरोज के नाम से। और नवरोज किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन बलबन ने। पंजाब में न्यू ईयर फेस्टिवल को हम बोलते हैं बैसाखी, है ना। जो जो 10th गुरु थे, क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने ही बैसाखी फेस्टिवल का मतलब कि नींव रखी थी, स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र में न्यू ईयर फेस्टिवल को हम बोलते हैं गुड़ी पड़वा। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में दोनों में हम बोलते हैं उगाड़ी। वेस्ट बंगाल में हम बोलते हैं पॉइला बैशाख। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं रामनवमी। ठीक है। मणिपुर में न्यू ईयर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं चायरोबा के नाम से। असम में बोहाग बिहू। और सिक्किम में आपका सेलिब्रेट करते हैं लोसुंग के नाम से। तो ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं जो कि मतलब कि हर एक कम्युनिटी, हर एक स्टेट में बताते हैं कि आज से जो है नया साल स्टार्ट हो गया है। आगे आते हैं अपने 24th क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन पूछता है, एट विच ओलंपिक गेम डिड अभिनव बिंद्रा विन दी गोल्ड मेडल? तो अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल कब मिला था? एथेंस 2004 में, रियो 2016 में, बीजिंग 2008 में और लंदन 2012 में। तो आपको मैंने बताया है, अभी हम डिस्कस किया था इसी लेक्चर में, कि ओलंपिक्स में भारत को अभी तक 10 मेडल मिल रखे हैं, 10 गोल्ड मेडल मिल रखे हैं, जिसमें से 8 जो है भारत की हॉकी टीम दिलाई है और 2 जो है गोल्ड मेडल वो इंडिविजुअली आए हैं। उसमें से एक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने दिलाया है। वही आपसे पूछा है कि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में कब ये मेडल दिलाया था, किस ओलंपिक्स में? तो याद रखना है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने ये मेडल दिलाया था। और दूसरा मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था, कब? 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, इन जेवलिन। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की हॉकी टीम है वो किन किन साल जो है वो गोल्ड जीती है। तो याद कर लेते हैं, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, फिर ब्रेक आया था 64, 1980। तो ये 8 साल जो है भारत जो है क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। और भारत की टीम जो है वो सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती है वर्ल्ड में, जिन्होंने ओलंपिक्स के कंटेक्स्ट में। तो ये चीज़ आपको रखनी है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कोई भी मेडल जिताया था ओलंपिक्स में, विन अ मेडल। और पहले इंडियन जिन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। गोल्ड तो आपको पता चल गया कि किसने दिलाया था, अभिनव बिंद्रा ने। सिल्वर दिलाया है आपके RS राठौर ने। और पहले इंडियन जिन्होंने को ओलंपिक्स में गोल्ड मिला था तो वो थे आपके KD यादव। तो ये 2 नाम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है वो इसमें which of the following organizations is associated with the development of web version e-gopal application? तो e-gopal application जो है वो किस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDP, इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ई-गोपाल एप्लीकेशन है क्या। तो ई-गोपाल एप्लीकेशन जो है आपका वो एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है
है ना, पशुपालन और डेयरी विभाग के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये किससे एसोसिएटेड होगा, ये होगा आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, NDDP से एसोसिएटेड होगा। और इसमें होता क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जर्म प्लाज्मा, ठीक है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज, मतलब कि ब्रीड करवाना, है ना, गायों का ब्रीड वगैरह करवाना, वो जो है किसमें है, ई गोपाल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है सर्विसेज। थर्ड है गाइडेंस ऑन एनिमल न्यूट्रिशन एंड यूज ऑफ आयुर्वेदिक एथनो वेटनरी मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट। आपको पता है आजकल जो है फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में। तो आपको पता है कि जो चारा वगैरह, घास वगैरह गाय वगैरह खाती हैं, तो इससे क्या है, एनिमल्स में भी बहुत प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। अब उन बीमारियों के ऊपर हम ड्रग्स यूज़ करें, मतलब कि इंजेक्शन वगैरह लगाएं, तो वो भी केमिकल है, तो उससे क्या है, चीज़ें और बेकार हो जाती हैं। जो दूध की क्वालिटी है, जो दूध का मतलब कि जो शक्ति देता था पहले, अब वो कम होती जा रही है। तो इसलिए जो है गाइड देना कि भाई आप आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करो, है ना, ऐसी दवाई इस्तेमाल करो जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं है ना, जिससे मतलब कि जानवर भी बेहतर महसूस करें, वो भी मतलब उनके अंदर बॉडी के अंदर भी एनर्जी महसूस हो। वो सब चीज़ें जो है वो इस ई गोपाल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, सारी जानकारी, मतलब कि इसमें बताया जाता है हर चीज़। ब्रीडिंग वगैरह, अब पहले क्या था, पहले मेले लगते थे, आपने सुना होगा, पहले मेला लगता था, मतलब हर 5-6 गांव में एक कस्बा होता था, वहाँ पे मेला लगता था, वहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह होती थी। अब ये सर्विसेज क्या है, अब ये सब चीज़ जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिससे जो है दिक्कत खत्म हो जाए। और मतलब कि आप अपने जानवर को किस तरह से जो है, कौन सा न्यूट्रिशन दे सकते हो, कौन सी चीज़ आप बेहतर दे सकते हो, जिससे जो आपके जानवर हैं वो हष्ट पुष्ट रहें, वो सब चीज़ें जो हैं ई गोपाल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। और आपको याद रखना है कि ये किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से। एंड किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो ये आता है पशुपालन और डेयरी विभाग के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है रिलेटेड टू ई गोपाल एप्लीकेशन। तो बस यहीं पे जो है हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। और इस सीरीज का भी ये आखिरी लेक्चर है। आई होप जो है मैं आप यही होप करूंगा कि आपको इस सेशन से मज़ा आया होगा, इस सारे सीरीज से जो है आपको बहुत प्रॉफिटेबल रही होगी, बहुत सी चीज़ आपने सीखी होगी, और आपको मतलब कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, ठीक है। मेरा मतलब यही था कि आप जो है जीके जो है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या है, जीके में नंबर लाना बहुत ही मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा टास्क है, ठीक है। तो और रिवाइज करना भी उतना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है अगर आप लिखते रहोगे, लिखते लिखते याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप मन लगा रहता है, बोर भी हो रहा है तब भी मन लगा है। लेकिन आप बैठे बैठे किताब पढ़ोगे तो आपको जल्दी नींद आने लग जाती है ना। तो उसके लिए ये सीरीज लेके आया था मैं, कि जिससे आप क्या है, मतलब सुनते सुनते एंजॉय करते करते आप जो चीज़ों को सीखे। तो आई होप मैंने वो उद्देश्य में जो महारत हासिल की होगी, मैंने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट किया होगा। आप मुझे बताएंगे कि इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कैसी रही आपको सीरीज़, और आगे फर्दर अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो किस एग्ज़ाम के ऊपर चाहिए, किस टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, तो वो भी मैं आगे मतलब लेकर आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड प्लीज़ एंजॉय दी सीरीज़। ओके, राधे राधे सभी को।